हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ये जो आर्टिकल है आपका वो है इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशन। आपको पता होगा कि सेंट्रल एशिया जो है वो हमारे एक्सटेंडेड नेबर में आता है और सेंट्रल एशिया हमारे एनर्जी सप्लाई के लिए, साथ में जियो स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया और इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा सेकुलर, डाइवर्स और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी देखा गया है। तो अगर हम हिस्टोरिकल या कल्चरल सिविलाइजेशनल लिंक देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा पुराना है। अगर इंडिया का ट्रेड जो है अभी $2 बिलियन है, तो हम आगे सोच रहे हैं कि इसको और ज़्यादा हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। ये पूरा जो एरिया है आपका, जब हम बात करते हैं इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड, तो उसके अंदर आता है। जब हम इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशन की बात करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि हम बायलैटरली तो इन देशों के साथ, जैसे इसमें आपका तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान भी है। तो ये पूरा जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच है और इंडिया के लिए अलग अलग तरह से सिग्निफिकेंट है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहला तो है कि एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए, ये जो पूरा रीजन है, जैसा मैंने कहा कि नेचुरल, मिनरल और हाइडल रिसोर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिच है। दूसरा है कि इसका जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। आपको पता है कि हर सुपर पावर, चाहे पहले वो यूके थी, उससे पहले उसके बाद रसिया था, उसके बाद आपका अमेरिका, हर जो ऐसे देश हैं जो सुपर पावर है वो चाहते हैं इस पूरे रीजन को कंट्रोल करना, और इसे ही हम कहते हैं ग्रेट गेम। आपको पता होगा कि किस तरह पहले यूके और रसिया के बीच में ये ग्रेट गेम होता था। उसी तरह जो न्यू ग्रेट गेम है उसमें भी आपको यूएसए और रसिया दिखेगा। तो ये जो पूरा एरिया है सेंट्रल एशिया का, उसे ही हम एरिया ऑफ ग्रेट गेम कहते हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया, ये कहीं ना कहीं पूरा जो आपका क्रॉस रोड है, रसिया हो गया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट, फार ईस्ट, उसके बीच में है। तो एक तरह से क्रॉस रोड का काम करता है। सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि जो भी चैलेंजेस यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, वो इंडिया के सिक्योरिटी के लिए भी इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि ड्रग ट्रेड हो गया, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म। हम अलग अलग एरियाज़ में भी कोऑपरेट कर सकते हैं, सीख सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने अपने, जैसे कि एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। अगर हम बात करें कि क्या क्या स्टेप्स लिया है हमने, तो देखिए, हम बायलैटरली भी इन्वॉल्व हैं और साथ में अगर मल्टीलैटरल लेवल पे देखें, जैसे कि एससीओ हो गया, उसके थ्रू भी इन्वॉल्व है। हम जैसे कि हम जो ताजिकिस्तान है उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, कजाकिस्तान के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन है। हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पाइपलाइन के थ्रू तापी यानी कि टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफ़गानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान और इंडिया, इसके बारे में बात चल रही है, जो कि हमारे एनर्जी सप्लाई के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। उसके अलावा हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी एफर्ट्स। देखिए, ये जो पूरा रीजन है इसी को ही क्रॉस करके हम मिडिल ईस्ट या फिर यूरोप से कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए भी हम कनेक्ट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं उसको सफल होने दें, ठीक है। वो चाहता है हमें रोकना अफ़गानिस्तान पहुंचने तक, या बाकी जो पूरा ट्रैवल रूट है, ठीक है। तो उसी में आपका कनेक्टिविटी एफर्ट्स में अगर आप काउंट करोगे तो पहला है इंडिया का जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, फिर INSTC एग्रीमेंट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके थ्रू हम रसिया तक कनेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद चबार पोर्ट प्रोजेक्ट, देखिए ये ईरान में हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो कनेक्शन है विद द सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। हम अफ़गानिस्तान तक, जो एक लैंडलॉक कंट्री, आपको पता है अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, वहाँ पे हम चबार पोर्ट के थ्रू आराम से जा सकते हैं। और जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि सलमा डैम प्रोजेक्ट हो गया या पार्लियामेंट वहाँ हम बिल्डअप कर रहे हैं, उस पर काम कर सकते हैं। उसी तरह इंटरनेशनल हमने इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड्स अंडर कवर ऑफ TIR कार्नेट को एक्सेप्ट किया है इंडिया ने। इससे क्या होगा कि जो हमारा कस्टम क्लियरेंस है वो और ज़्यादा ईज़ हो जाएगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। उसके अलावा अस्वागाट एग्रीमेंट है। ये सारे स्टेप्स हैं जो कि हम स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं वो समझना भी ज़रूरी है कि हम आगे कैसे मूव करें चैलेंजेस को समझ के। पहला है कि पुअर कनेक्टिविटी। आपको पता है कि बहुत सारी ये जो कंट्रीज़ हैं ये लैंडलॉक्ड हैं और यहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है इंडिया के लिए।
तो और साथ में जो टेरेन है और पाकिस्तान का जो रुख है हमारे लिए, तो वो ऐड करता है हमारे कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम को। दूसरा है कि ये देखिए पूरा जो रिसोर्स रिच रीजन है, लेकिन इसके पोटेंशियल को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाए हैं। अगर हम ट्रेड की भी बात करें या जो बायलैटरल मैकेनिज़्म हम लोग का है, तो हम बहुत कहीं ना कहीं वो अनयूटिलाइज्ड है, अनटैप्ड है। उसके बाद जियो पॉलिटिक्स जो है ऑफ एनर्जी एंड प्रेजेंस ऑफ मेजर पावर, देखिए जो मैं हम लोग कहते हैं ग्रेट गेम का जो ये पूरा चलता रहता है, तो उससे इंडिया भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि चाइना भी चाहता है इस एरिया को कंट्रोल करना, यहाँ पे अपना दबदबा बना के रखना। तो एक अलग तरह का ग्रेट गेम चलता रहता है यहाँ पे, जियो पॉलिटिकल आप एरिना कह सकते हो इसे। उसी तरह वॉलेटाइल सिक्योरिटी सिनेरियो है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया यूएसए का डायनामिक्स अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, और पाकिस्तान हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर साथ में ये जो देश है इसमें कुछ इंटरनल इश्यूज़ भी हैं, और आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि रसिया का भी डोमिनेंस है इस पूरे रीजन में। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे काम करता है। अगर इंटरनल इश्यूज़ का बात करें तो जैसे प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस, रेगुलेशन, मूवमेंट, मतलब कि जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट या फिर जो मूवमेंट है बिटवीन द कंट्रीज़, उसमें एक चैलेंज होता है। उसका वे फॉरवर्ड का अगर हम बात करें तो जरूरी है कि हम जो ये पूरा रिसोर्स रिच रीजन है उसको यूटिलाइज़ करें, उसके पोटेंशियल को। हमें एफटीए फाइनलाइज करने की ज़रूरत है बिटवीन इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। उसी तरह कोऑपरेशन की ज़रूरत है विद जो बाकी प्लेयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो बाकी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, चाहे वो रसिया हो, यूएसए हो या इनफैक्ट चाइना भी हो। तो जो बाकी प्लेयर्स हैं उनका ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि चाइना क्या कर रहा है वहाँ। और दूसरी तरफ जो हमारे दोस्त हैं जैसे रसिया हो गया या यूएस हो गया, उसके साथ काम करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो पूरा रीजन है वो वैक्यूम में ना रह जाए। उसी तरह हम एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की बात है, और साथ में हम इतने बड़े डेमोक्रेसी हैं, ठीक है, हमने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स सीखे हैं, तो यही चीज़ हम बाकी देशों को भी सिखा सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया में, हम वो सिखा सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन वहाँ बिल्डअप कर सकते हैं। साथ में सॉफ्ट डिप्लोमेसी, देखिए इंडिया कभी हार्ड डिप्लोमेसी की तरफ रहा ही नहीं। इंडिया एक ऐसा देश है जो गांधी और बुद्ध के को फॉलो करता है, और यहाँ पे हमेशा हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं, जिसमें कि आपका पीपल टू पीपल कांटेक्ट या कल्चरल एक्सचेंजेस भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हम वे फॉरवर्ड की तरफ मूव करेंगे, कैसे आगे बढ़ना है इस बारे में हमने समझ लिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।